Hello friends, today I'm going to introduce you another topic of the research, that is research process. What is research process and how it is important for research design. रिसर्च प्रोसेस का मतलब है कि आप किस तरीके से होल ऑफ द रिसर्च जो आप एक ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं उसको आप कंप्लीट कैसे करेंगे और सबसे पहले उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, उनको हमने एक फ्लो चार्ट के अनुसार आपको यहाँ पे डिजाइन करके बताया है। साथ में मैं आपको एक एक प्रोसीजर, एक एक स्टेप्स को इंडिविजुअली समझाऊंगी कि इसको आप कैसे बहुत अच्छे तरीके से एक एक स्टेप को समझ सकते हैं और उसको अपने पूरे थ्रू आउट रियल लाइफ में भी आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिकॉज ये एक आपका कंक्लूसिव एक आपका फ्लो चार्ट है जिससे आप ये आसानी से तय कर सकते हैं कि कौन कौन से स्टेप या प्रोसीजर या एक्टिविटीज हम रिसर्च प्रोग्राम के दरमियान यूज करते हैं। राइट, अब आपको सबसे पहले इसके लिए देखना पड़ेगा कि क्या क्या एक्टिविटीज हैं, क्या क्या आपके प्रोसेस हैं जो आपको रिसर्च में इम्पोर्टेंटली जो हम करते हैं। रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कौन सी एक्टिविटीज जो एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि हम ये प्योरली नहीं कह सकते हैं कि रिसर्च प्रोसेस में जो सारी एक्टिविटीज यहाँ हो रही हैं उनका सीक्वेंस जरूर यही है, लेकिन वो एक दूसरे को ओवरलैप भी करती हैं। इसका मतलब है कि अगर हमने रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया तो ये जरूरी नहीं है कि उस समय हम हाइपोथेसिस नहीं फॉर्मुलेट करते हैं, बट दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। बट समटाइम इट मे बी हैपन कि कभी कभी रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपका कंसेप्ट जो थ्योरेटिकल है या आप उसको कहीं एग्जिस्टिंग रिव्यू से आप उसको कंक्लूड कर रहे हो, तो ये दोनों ओवरलैप कर सकते हैं, ये दोनों एक्टिविटीज ओवरलैप कर सकती हैं। तो रिसर्च प्रोसेस जो है उसमें जितनी भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के सीक्वेंस या एक दूसरे से को रिलेटेड है, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर देते हैं। और साथ में ही जितने भी रिसर्च एक्टिविटीज हैं वो अपना एक फीडबैक देते जाते हैं जिससे आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हो एट द टाइम ऑफ जहां आपको उसको लगता है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विथ, एक बार मैं आपको पूरा फ्लो चार्ट बताती हूँ कि फ्लो चार्ट में आपको कौन कौन सी टास्क हैं, कौन कौन सी रिसर्च सब सिस्टम है थ्रू विच यू कैन कंडक्ट अ रिसर्च प्रोसेस। राइट, फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट व्हाट इज एग्जैक्टली द रिसर्च प्रॉब्लम। राइट, हम इसको अलग से भी एक एक इंडिविजुअल टॉपिक के अंदर भी इसको समझेंगे, साथ में मैं आपको यहाँ पे एक बार कलेक्टिवली ये सारी चीजें बता रही हूँ। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपका रिसर्च प्रॉब्लम है। इसका मतलब जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि एक्चुअली यही प्रॉब्लम है जिसको आप अपना ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, तो आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि दिस इज माय रिसर्च प्रॉब्लम। और वो कैसे होता है या उसमें आप पहले आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि यही एग्जैक्टली मेरी रिसर्च प्रॉब्लम है, वो हम आगे प्रोसीजर देखेंगे। राइट, आफ्टर दैट डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, आप उस प्रॉब्लम्स को देखोगे कि क्या ये प्रॉब्लम पहली बार है या इस तरीके की प्रॉब्लम हमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी जिसपे कहीं ना कहीं कुछ रिसर्च वर्क हो चुकी है। हो सकता है sometime it was given by some journals, conference or other published book, or sometime it was not published, that depend on the situations also, right ना। इसका मतलब जो लिटरेचर रिव्यू हम तैयार करते हैं वो दो तरीके की हो सकती है, एक तो कॉन्सेप्चुअल थ्योरी और एक एम्पेरिकल होती है जिसपे कहीं ना कहीं आपकी रिसर्च फाइंडिंग ऑलरेडी अवेलेबल है,
इट मे बी पॉसिबल कि वो पब्लिश्ड है और कभी कभी वो पब्लिश्ड नहीं भी होती है। रिव्यू कंसेप्ट और थ्योरीज क्या होते हैं, जो उस प्रॉब्लम के बारे में कंसेप्ट है या उसके बारे में कोई बेसिक फंडामेंटल्स आपको थ्योरीज के रूप में दी गई है, उस कंसेप्ट को को बताना ही रिसर्च प्रॉब्लम का बेसिक सिचुएशंस होता है। आफ्टर दैट when you are deciding about कि this is my review literature, जिसके लिए आपको कहीं ना कहीं लिटरेचर फॉर्म देना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स कोट अप करने पड़ेंगे, साथ में उससे रिलेटेड आपको एक इंडेक्स तैयार करना पड़ेगा। वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट टू द पॉइंट आपको एक एक पॉइंट डिस्क्राइब करती जाऊंगी। अगर आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर तैयार कर दिया है तो यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है फ्लो ऑफ चार्ट में कि उसके बाद आप क्या करोगे, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करोगे, राइट। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन क्या होता है, दिस इज वन ऑफ द अजम्पशन, वो अजम्पशन जो आप मान के चल रहे हो कि हम इस प्रॉब्लम के लिए ऐसा होने वाला है या ऐसा होगा, जिसको आप फाइंड आउट करोगे थ्रू वेरियस एक्सपेरिमेंट और अ रिसर्च। So this is what one of the assumption, right? After that, when you are deciding about the hypothesis only, you are going to only formulate it, you are not going to test it। सिर्फ अभी आपने क्या किया है, फॉर्मुलेट किया है उसको, एक तरीके से आपने उसको डिफाइन कर दिया है कि ये मेरा अजम्पशन है, इसका ऑब्जेक्टिव ये होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसके बाद रिसर्च को डिजाइन करोगे कि हम इसमें कौन सा रिसर्च कराएंगे, क्योंकि रिसर्च भी कई टाइप की होती है। कौन सा रिसर्च आपको इस हाइपोथेसिस के लिए कराना चाहिए, उसको हम बोलते हैं डिजाइन ऑफ द रिसर्च। समटाइम in design of research, the simple design is also included, but it is a different from a research design। रिसर्च डिजाइन से सिर्फ आपको ये पता चलता है कि रिसर्च क्या होगी, रिसर्च कौन सी होगी, आपको ये पता चलता है। इट मे बी पॉसिबल वो एक्सपेरिमेंटल हो सकता है, वो कंक्लूसिव हो सकता है, वो डायग्नोस्टिक हो सकता है, वो डिस्क्रिप्टिव हो सकता है। दीज आर व्हाट द रिसर्च डिजाइन। बट in a sample design, you have to design about only the sample. Here you have to define about the research, right? There is a difference between research design and a sample design। रिसर्च डिजाइन में आपको ओवरऑल रिसर्च के बारे में बताना है कि आपका रिसर्च कौन सा है, लेकिन सैंपल डिजाइन में सैंपल और सैंपल क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ अ यूनिट और अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स which inculcate a same feature what we are assuming for the population, उसको हम सैंपल बोलते हैं। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ रिसर्च। इसीलिए कभी कभी रिसर्च डिजाइन को सैंपल डिजाइन से अलग भी दिखाया जाता है, एंड समटाइम रिसर्च डिजाइन में ही इसको वन ऑफ द पार्ट इज नोन एज व्हाट अ सैंपल डिजाइन, राइट। नेक्स्ट टू दैट, जैसे आपने सैंपल डिजाइन कर लिया कि हम कितने सैंपल पे या हमारा रिसर्च किस तरीके का है, उसके बाद आप सैंपल डिसाइड करते हो और सैंपल पे आप क्या करते हो, रिसर्च कंडक्ट कराते हो। जब आपने सैंपल पे रिसर्च कराई और सैंपल आपने डिसाइड किया, तो उससे आप क्या करोगे, डेटा कलेक्शन करोगे। जिस सैंपल को आपने लिया है वो एक तरीके से आपके पास रॉ इंफॉर्मेशन होगी अबाउट द रिसर्च, right? After collection of data, and there are a various way through which you can collect the data, right? वो मैं आपको नेक्स्ट टू द पॉइंट में बताऊंगी, एक पॉइंट आपको अलग से मैं आपको डिफाइन करके बताऊंगी कि कलेक्शन ऑफ डेटा में क्या क्या टेक्निक्स हैं, और इसका एक अलग से यूनिट भी है, उस यूनिट में भी और डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। कलेक्शन ऑफ डेटा के बाद आप उसको क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, बिकॉज एनालिसिस इज, यू कैन से दैट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द रिसर्च प्रोसेस, क्योंकि अभी तक आपके पास जो भी चीज है वो रॉ फॉर्म में है। एनालिसिस के बाद आप एक ऐसी कंडीशन में आओगे जहां आप कुछ कंक्लूसिव बात पे आओगे, राइट। इसका मतलब है कि आप पूरे रॉ मटेरियल को, रॉ इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करोगे, और एनालिसिस में भी एक पार्ट है जो कि आप उसको एनालिसिस थ्रू वेरियस हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू आप करोगे, अगर वहां पे आपने हाइपोथेसिस
टेस्टिंग अप्लाई किया है। ठीक है, एनालिसिस करने के बाद आप उसको इंटरप्रेट करेंगे कि वेदर आपका जो पूरा फाइंडिंग्स है, पूरा पूरा आपने जो कंक्लूजन निकाला है उसको आप पॉइंट वाइज या आप उसको कंक्लूड करोगे थ्रू इंटरप्रिटेशन कि हमने ये इंटरप्रिटेट किया है बाय अप्लाइंग दिस हाइपोथेसिस टेस्टिंग और सम ऑफ दी, कभी कभी आप उसमें स्टैटिस्टिकल टूल्स या जो भी टूल्स अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद आप उसको इंटरप्रिटेट करते हैं। इंटरप्रिटेट करने के बाद आप उसका फाइनल रिपोर्ट करते हैं एंड देयर इज अ प्रॉपर सीक्वेंस टू मेक अ रिपोर्ट, अ गुड रिपोर्ट, राइट। आपका एक सीक्वेंस होता है थ्रू विच यू कैन डिजाइन योर रिसर्च रिपोर्ट। फाइनली वो रिसर्च रिपोर्ट जब बन के तैयार होता है जिससे आपको एक बार में ही समझ में आ जाता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारा रिव्यू लिटरेचर क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, ये सारी चीजें आपको एक रिसर्च रिपोर्ट में डिफाइन करनी होती है, राइट। इसका फीडबैक आपको वापस मिलता है जो आपसे हो सकता है कभी कभी आपने इंटरप्रिटेशन या रिपोर्ट फाइनली नहीं आप ड्राफ्ट कर पा रहे हैं तो आपको वापस कहाँ पे जाना पड़ेगा, फीडबैक एनालिसिस पे, और एनालिसिस के बाद फिर आप कलेक्शन ऑफ डेटा पे जाएंगे। कलेक्शन ऑफ डेटा में आप फिर से उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि जो हमारा डेटा है वो कितना सही है और हमने जहाँ कहीं कोई गलती तो नहीं कर रखी है, तो वो हम वहां पे जाके फिर से कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। सम टाइम आपका फीड फॉरवर्ड भी होता है। फीड फॉरवर्ड कहाँ पे होता है, सीधे आप जो भी रिसर्च डिजाइन कर रहे हो, सैंपल पे डिजाइन कर रहे हो, वो आपका एनालिसिस पे जाता है। आप सीधे उसको क्या करते हो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हो। जो भी आपके पास सैंपल है डायरेक्टली आप उसका हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी कर सकते हैं और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, राइट। अब वो जो आपने रिसर्च डिजाइन किया है उसमें आप कलेक्शन ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली कर सकते हैं कि आपने डेटा कलेक्शन किस थ्रू किया है, जिसका सैंपल आपका ये आ रहा है और सैंपल को आप क्या करोगे, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करेंगे एंड फाइनली यू हैव टू इंटरप्रिटेट on the basis of whatever the test of hypothesis applied for that research program, you have to रिपोर्ट इट और फाइनल आपका एक रिसर्च प्रोसेस का थ्रू आउट लेआउट तैयार हो जाता है, राइट। तो आई थिंक आप इससे समझ सकते हैं कि रिसर्च प्रोसेस क्या होता है एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एनी रिसर्चर, फॉर एनी स्टूडेंट, बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू नॉलेज अबाउट व्हाट इज एग्जैक्टली द प्रोसेस ऑफ द रिसर्च, क्योंकि ये एक ऐसा बेसिक कंसेप्ट है जो आपको थ्रू पूरे रिसर्च का एक लेआउट देता है कि हमें रिसर्च कैसे करनी चाहिए, व्हाट द एक्शन वी हैव टू एग्जीक्यूट टू डिफाइन एनी रिसर्च ऑब्जेक्टिव। पहले हमें पता भी होना चाहिए कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है और उस पूरे रिसर्च ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स अडॉप्ट करने चाहिए, उसे ही हम कहते हैं रिसर्च प्रोसेस। ये आपका रिसर्च प्रोसेस का होल ऑफ दी एक तरीके से फ्लो चार्ट है जो मैंने आपको बहुत ब्रीफली डिफाइन किया है कि इसमें रिसर्च प्रोसेस क्या होता है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक विच इज मेंशन्ड इन अ रिसर्च प्रोसेस। फर्स्ट, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिसर्च प्रोसेस, जो हम पहला पॉइंट लेंगे वो लेंगे हम रिसर्च प्रॉब्लम की, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है। टू अंडरस्टैंड इट, हम सबसे पहले समझेंगे कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है। रिसर्च प्रॉब्लम को समझने के लिए आप सबसे पहले देखेंगे कि रिसर्च प्रॉब्लम, पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है और उसके बाद आप उसको फॉर्मुलेट करेंगे। फॉर्मुलेशन के लिए आप पहले ये समझिए कि रिसर्च प्रॉब्लम होती क्या है और रिसर्च प्रॉब्लम कितने प्रकार की होती है। रिसर्च प्रॉब्लम जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। पहला आपका कि वो आपको रिलेट करती है कि उस इंसिडेंट का स्टेट ऑफ नेचर क्या है या जो भी प्रॉब्लम है उसका स्टेट ऑफ नेचर क्या है, और दूसरा, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स व्हाट इज कोटेड इन दैट रिसर्च प्रोग्राम,
Got it my point? It means कि जो आपने रिसर्च करानी है या जो आप प्रॉब्लम सोच रहे हो, क्या वो कहीं रिलेट कर रहा है कोई कैरेक्टरिस्टिक्स या कोई फीचर जो कि एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक है, जिसको आपको सॉल्व आउट करना है। या तो ऐसी प्रॉब्लम्स होगी या आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी उसमें कहीं वेरिएबल्स का रिलेशनशिप आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपको ये सोचना है कि आपका जो जनरल एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या जो भी सब्जेक्ट मैटर आप इंक्वायर करना चाहते हो, उसका एस्पेक्ट क्या है, क्यों आप करना चाह रहे हो। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाई इट इज अ प्रॉब्लम। फाइन, क्योंकि सबसे पहले आपको जनरल वे ही नहीं समझ में आता, यू आर वेरी मच एम्बिगियस अबाउट दैट कि एग्जैक्टली इट इज अ प्रॉब्लम। फॉर दैट यू हैव टू जस्ट कंडक्ट अ feasibility, राइट। फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट वेदर इट इज अ जनरल टॉपिक, और उस जनरल को आपको किस में कन्वर्ट करना है, इन अ स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम। A specific research problem with the help of some scientific inquiry, some logical questions asked about that general topic। पहले आपको ये समझना होगा कि जो हम रिसर्च प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, पहले तो हमें उसको ये देखना पड़ेगा कि क्या यही जनरल टॉपिक है, यही रिसर्च प्रॉब्लम है, क्योंकि ये समझना आपके लिए सबसे बड़ा मोटिव है, वही आपका ऑब्जेक्टिव होएगा। ठीक है, इसके लिए आप जो ये प्रॉब्लम्स जो भी है वो आप डिस्कस कर सकते हो विथ योर कलीग्स, विथ योर सम एक्सपर्टाइज, जो कि आपको इस फील्ड के कहीं ना कहीं एक तरीके से सुपरवाइजर हैं। उनसे भी आप क्या कर सकते हो, एक गाइडिंग कर सकते हो कि क्या एक्चुअली जो मेरे माइंड में आ रहा है वही एक प्रॉब्लम है। समटाइम इट मे बी पॉसिबल कि ऐसा भी हो सकता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी ऑथराइज बॉडीज में ये ऑलरेडी डिफाइंड होता है कि यही प्रॉब्लम है और आपको इस पे वर्कआउट करना है। तो यू हैव ऑलरेडी गो थ्रू द प्रॉब्लम विच इज ओरिजिनली कहीं ना कहीं से आपको दे दी गई है। फाइन, यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। तो समटाइम इट वाज हैपन कि ऑलरेडी मार्केट में आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड कर दी गई है कि दैट इज योर प्रॉब्लम एंड यू हैव टू जस्ट कंडक्ट द रिसर्च प्रोसेस ऑन इट, और आपको करना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वो प्रॉब्लम्स को खुद समझना पड़ता है कि यही मेरी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल हियर, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि देयर इज अ वन ऑफ द प्रॉब्लम जो कि एक सोसाइटल प्रॉब्लम है, और सोसाइटल में भी कैसी प्रॉब्लम है कि आज के हमारे, हम अगर अपनी इकोनॉमी की बात करें, हम अगर इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे 50% पॉपुलेशन विच इज फीमेल, जो आपका है वो जेंडर फीमेल का है। फाइन, जिसमें आपको दे आर इन अ टुडे एरा, वो भी बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जो कि वर्किंग है, जिसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि हाँ हमारे यहाँ कितनी फीमेल हैं जो कि एक इस एज ग्रुप में आती हैं जो वर्किंग है। वर्किंग है एज वेल एज यू कैन से कि लिटरेट है। वर्किंग भी हम बात ना करें, लिटरेसी की बात करें कि वो लिटरेट है, हमें एक उसका रेशियो निकालना पड़ेगा। लेकिन हम क्यों निकालना चाहते हैं, तो हम पहले उसकी प्रॉब्लम समझे कि हम ऐसा चाहते हैं कि रोल ऑफ वुमेन एज अ इन्वेस्टर इन इंडियन इकोनॉमी, हम ऐसा एक प्रॉब्लम हमें दिख रहा है कि अगर वो हमारे 50% कंट्रीब्यूशन है उनका पॉपुलेशन में, तो उनका कितना रोल है। इस रोल को जानने के लिए हमें किसे कंसीडर करना पड़ेगा, वुमेन कैंडिडेट को कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमें पहले ये डिजाइन करना पड़ेगा कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, और अगर ये प्रॉब्लम है तो हम उसको कैसे एग्जामिन करेंगे एंड व्हाट आर द अदर स्टेप्स व्हिच इज इन्वॉल्व टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। Got it my point? Fine. Now, this is first part of the research problem कि पहले we have to just identify the problem, and after that we have to just formulate the research problem, right? Next to this, अगर हमें रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन आ गया, अगर हमने उसको फॉर्मुलेट कर लिया, द नेक्स्ट पार्ट इन दिस इज व्हाट इज लिटरेचर सर्वे, राइट।
This is one of the important point which is considered in a research process. लिटरेचर रिव्यू या आपका लिटरेचर सर्वे क्या है, बेसिकली ये एक थ्रू आउट रिटेन प्रोसेस है, जिसको आप कह सकते हो कि एक ब्रीफ समरी है, जो आपने एक बार प्रॉब्लम फॉर्मुलेट किया है उसके बारे में एक तरीके से आपकी ब्रीफ समरी है। इसका मतलब कि क्या जो आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं एक सिस्टम है, एक टॉपिक है, उस टॉपिक पे कितने कंसेप्चुअल थ्योरीज ऑलरेडी गिवन है, या आपका भी एक कंसेप्ट हो सकता है, आपका भी एक थ्योरी हो सकता है, आप भी बेसिक उस प्रॉब्लम को सोच सकते हो, बिकॉज इट मे बी पॉसिबल, इट इज इन अ ओरिजिनल इन नेचर। ओरिजिनल का मतलब आपका प्योर फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव हो सकता है, जो कि फर्स्ट टाइम आपने खुद से इन्वेस्टिगेट किया है कि हमें वो फाइंड आउट करना है, उससे रिलेटेड एक हमें ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो उसके लिए आपको रिव्यू लिटरेचर को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। समटाइम इट मे बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, और कभी कभी इसको एक पार्ट में ही कंसीडर करते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा जो मेरी प्रॉब्लम है या जो हम रिसर्च प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, उस रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड कितने सारे सर्वे हो चुके हैं, या सर्वे पब्लिश भी हो सकते हैं, नहीं भी पब्लिश हो सकते हैं। उन दोनों ही चीजों को आप कंसीडर करोगे अपने रिटन फॉर्म में, और उसे हम बोलते हैं लिटरेचर सर्वे। उस प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑलरेडी आपके पास लिटरेचर अवेलेबल है थ्रू जर्नल्स, थ्रू पब्लिश कॉन्फ्रेंस बिब्लियोग्राफी के थ्रू आप उसको सीक्वेंस वाइज अरेंज करके आप लिटरेचर रिव्यू को लिख सकते हैं। एक बार लिटरेचर रिव्यू लिखने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि हमने उसको एक कहीं ना कहीं ब्रीफ आउट समरी दे दी कि प्रॉब्लम ये है, और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड अभी तक इतने फाइंड आउट्स हमें मिल चुके हैं। फाइन, नेक्स्ट इसका है डेवलपमेंट ऑफ अ वर्किंग हाइपोथेसिस। वर्किंग हाइपोथेसिस का मतलब ये है जो आप अजम्पशंस मान के चल रहे हैं कि हमें फ्रेम आउट करना है रिगार्डिंग दैट प्रॉब्लम, उस अजम्पशन को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग हाइपोथेसिस। ये एक तरीके से आपका अजम्पशन है, और वो कहीं ना कहीं लॉजिकली टेस्ट होगा, एम्पेरिकल कंसिक्वेंसेस उसमें फॉलो होंगे, तभी आपका वो अजम्पशन फीजिबल है, या आप उसको कह सकते हैं तभी आप उसको वर्किंग हाइपोथेसिस कह सकते हैं। हाइपोथेसिस जो होता है वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, बहुत लिमिटेड होना चाहिए, और बहुत एक स्टेटमेंट फॉर्म में ही वो समझ में आना चाहिए कि आप क्या अज्यूम कर रहे हो। फाइन, अब कैसे आप उसको डेवलप करोगे, कैसे आपको पता चलेगा कि यही मेरी वर्किंग हाइपोथेसिस है, उसके लिए यू हैव टू जस्ट फॉलो सम ऑफ द आंसर through which you can understand what kind of a working hypothesis we have to develop for our research program, right? The first part in this is discussion with a colleagues and experts about the problem, its origin and its objective in seeking a solution. First you have to just talk to your colleagues and your expertise, or you can say the supervisor, through which you can understand the problem and how it is going to implement in your research problem। आप उसको origin और उसका objective समझिए, ठीक है। फिर आप उसके एग्जामिनेशन कीजिए, जो आपके पास रिकॉर्ड है, जो आपके पास अभी तक के अवेलेबल रिसर्च रिव्यू है, उसको आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, एग्जामिन कर सकते हो। साथ में आप उसको देखिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या ट्रेंड्स हैं जो आप उसके लिए कंडक्ट करा सकते हैं। आप उसी तरीके के सिमिलर स्टडीज को आप उस पूरे एरियाज को रिव्यू कर सकते हैं, आप उस तरीके की सिमिलर प्रॉब्लम्स के गो थ्रू हो सकते हैं। आप सारी ये चीजें कराएंगे, और क्या क्या आंसर आपको फाइंड आउट होते जा रहे हैं, इसके बेसिस पे आप क्या बनाएंगे, वर्किंग हाइपोथेसिस बनाएंगे। आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, आप अपना पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस भी कर सकते हैं। इन सब चीजों के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक वर्किंग हाइपोथेसिस डेवलप कर सकते हैं।
आपके सोचने के ऊपर है, आपके पास कितने रेलेवेंट डेटा हैं, आप इंफॉर्मेशन कहाँ से कंडक्ट लेते हैं, ये सारी चीजें इम्पोर्टेंटली हैं, इम्पोर्टेंट रखती हैं कि आपकी हाइपोथेसिस किस तरीके से डिजाइन होगी। आफ्टर दैट, अगर आपने एक बार डेवलप कर ली, अपनी फॉर्मुलेट कर ली हाइपोथेसिस, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसमें वो है रिसर्च डिजाइन। फाइन, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि रिसर्च डिजाइन क्या होता है। रिसर्च डिजाइन को आप कह सकते हो आपका ओवरऑल रिसर्च, कि आपका रिसर्च है कैसा। ये रिसर्च एक्सप्लोरेटरी है, डिस्क्रिप्टिव है, डायग्नोस्टिक है, या एक्सपेरिमेंटल बेसिस है, राइट। इसका मतलब ये है कि आपका जो रिसर्च है वो किस तरीके का है, किस तरीके का हम इसको डिजाइन कर रहे हैं। क्या इसमें कोई एक्सपेरिमेंट होएगा या ये नॉन एक्सपेरिमेंटल होएगा। फर्स्ट हमें एक लेआउट तय करना पड़ेगा कि रिसर्च है कैसी। फाइन, और उसके बाद एक बार आपको ये अगर हो जाता है कि हमारी रिसर्च इस तरीके की है, रिसर्च में आपके 4 ही कैटेगरीज होती है। एक तो आपकी एक्सप्लोरेटरी, दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव। एक्सप्लोरेटरी का मतलब टू एक्सप्लोर न्यू इंसाइट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, एक्सप्लोर करना, नए नए कैरेक्टरिस्टिक्स जाना, उसके बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा बताना। वो आपका क्या है कि आप उसको फाइंड आउट कर रहे हो, नए नए उनके फीचर्स, नए नए उसकी टेंडेंसी आप जानना चाहते हो, वो एक्सप्लोर कर रहे हो। डिस्क्रिप्टिव में ये होता है कि आप जो कैरेक्टरिस्टिक्स या जो फीचर्स है उसको और ज्यादा डिस्क्राइब कर रहे हो। आपको और लगता है कि इसमें और भी ज्यादा डिटेल आउट करना है, जो आपके पास एक रिसर्च प्रॉब्लम्स आ रही है उसको और भी ज्यादा आपको डिस्क्राइब करना, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को, फीचर्स को। डायग्नोसिस क्या होता है? डायग्नोसिस होता है जहां पे आप किसी चीज को डायग्नोस करते हो। बेसिकली ये जो होता है लैबोरेटरी वर्क होता है, जहां आप चीजों को इन डेप्थ करते हैं, जहां आप डिटेल आउट ज्यादा करते हैं, वहां पे आप डायग्नोसिस रिसर्च लेते हैं। एंड एक्सपेरिमेंटल वहां होता है जहां पे रिसर्च को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो एक्सपेरिमेंट के पहले और एक एक्सपेरिमेंट के बाद, जहां पे कंपैरिजन हो जाता है, कि जहां आप वेरिएबल को कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपका एक्सपेरिमेंट होता है। एक बार रिसर्च डिजाइन होने के बाद आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जो आपने रिसर्च डिजाइन किया है, वेदर इट इज अप्रोप्रिएट फॉर अ पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम और नॉट, राइट। इसका मतलब है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस रिसर्च डिजाइन को हमने बनाया है या तैयार किया है, वो इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए कितना मीनिंगफुल है। क्या वो उसके लिए मीनिंगफुल है भी या नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपने जो एक्सपीरियंस लिया है या जो आपके पास स्किल है, उस पर भी डिपेंड करता है। और जो आपके एक्सपर्टाइज हैं वो भी आपको ये बता सकते हैं कि आपका जो रिसर्च डिजाइन है वेदर इट इज फीजिबल और नॉट। भाई, आफ्टर डिसाइडिंग अबाउट द रिसर्च डिजाइन, नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? सैंपल डिजाइन। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि सैंपल डिजाइन करना क्या होता है। अब आप पर्टिकुलर अपने सैंपल की बात कर रहे हैं। सैंपल का मतलब ये होता है a group of unit which come under the universe or a population। दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम क्या मान के चलते हैं कि वो सिमिलर टाइप का है। मीन्स जो हम सैंपल पे करने जा रहे हैं, वो हम ये मान के चलते हैं कि हम जिस पॉपुलेशन या यूनिवर्स से उसको ले रहे हैं, वो दोनों सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हमने सैंपल पे कुछ रिसर्च की है, तो वो सेम टाइप का फिनोमिना पॉपुलेशन पे भी कंसीडर करता है, राइट। इसका मतलब है कि सैंपल डिजाइन कैसी होगी, क्या होगी, उसका एक बहुत बड़ा लेआउट होता है। सैंपल डिजाइन के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि हमारा पॉपुलेशन कैसा है, सैंपल यूनिट कैसा है, कितने लोगों पे हम सैंपल कराना चाह रहे हैं, और किस तरह का हम सैंपल डिजाइन ले रहे हैं। सैंपल भी दो तरीके का होता है। सैंपल दैट डिपेंड ऑन अ प्रोबेबिलिस्टिक और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक। प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब क्या हुआ? जहां आपने सैंपल को बाय चांस कहीं से भी ले लिया है, वो आपका प्रोबेबिलिस्टिक होगा। और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक मीन्स वहां पे देयर इज अ नो चांसेस टू सेलेक्ट द सैंपल,
राइट। सैंपल कैन भी मैंने आपको बताया कि 2 टाइप के होते हैं, जहां पे एक में प्रोबेबिलिटी एसोसिएट होती है तो उसे प्रोबेबिलिटी सैंपल कहते हैं, एंड इट इज आल्सो कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस वे। वन इज नोन एज अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरी जो है आपकी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कहलाती है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है, क्लस्टर और एरिया सैम्पलिंग होती है, जबकि नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग जो होती है वो आपकी कन्वीनियंस होती है, जजमेंटल होती है और कोटा सैम्पलिंग होती है। In a brief, if I'm going to point to you like what is exactly the simple random sampling, मैं आपको एक brief करके बता देती हूँ। Simple random sampling का मतलब होता है a chance of a sampling in a each and every item would be based on a equal chance of the sample. सभी के होने के जो चांस है वो क्या है, इक्वल है, और हम रैंडमली 1500 में से या 15,000 में से 300 हम पिक कर लेते हैं, तो हम ये मानते हैं कि इक्वल चांसेस हैं किसी भी आइटम को उठाने में आउट ऑफ 15,000। फाइन। अब ये तो आपका सिंपल रैंडम हो जाएगा। इसके बाद सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होता है, जहां पे एक सिस्टम होता है कि आपको जो सिलेक्शन ऑफ सैंपल है वो हर nth यूनिट को सेलेक्ट करना है। nth would be 10th, 15, 20, that depend on whatever you design for a system। ये बात हो गई आपकी। मैं इसको और डिटेल करूंगी बिकॉज रिसर्च डिजाइन और सैंपल डिजाइन अपने आप में एक पूरा यूनिट या एक पूरा चैप्टर लेता है, एक बहुत एक्सप्लेनेटरी फॉर्म है इसका। मैं इसको आगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि रिसर्च डिजाइन क्या होता है और सैंपल डिजाइन क्या होता है। अभी हम यहाँ पे ब्रीफ में समझते हैं बिकॉज हमें यहाँ सिर्फ रिसर्च प्रोसेस समझना है। रिसर्च प्रोसेस समझने के बाद हम इन लास्ट आपको ईच एंड एवरी यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे। नाउ कम टू अ कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा जो होता है वो 2 तरीके से आप कलेक्शन करते हो डेटा का, एक तो थ्रू प्राइमरी एंड अनदर थ्रू सेकेंडरी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी? प्राइमरी डेटा विच इज ओरिजिनल इन नेचर और फर्स्ट टाइम जो आपने सर्वे किया और आपने फेस टू फेस अगर कलेक्शन किया है डेटा का, या डायरेक्टली आप अपने कैंडिडेट पार्टिसिपेंट से कुछ कलेक्शन करके ला रहे हैं इंक्वायरीज या इंफॉर्मेशन, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा क्या है, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं आप सेकेंडरी सोर्स से ला रहे हैं, जो पब्लिश हो चुका है थ्रू बुक, थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू जर्नल्स, थ्रू मैगजीन्स, थ्रू वेबसाइट्स, ये अगर आप ला रहे हैं तो वो आपका क्या होता है, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा में वेरियस टाइप्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं थ्रू विच वे यू कैन कलेक्ट द प्राइमरी डेटा। थ्रू ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट ऑफ द टेक्निक थ्रू विच यू कैन कलेक्ट द डेटा, जहां आप ऑब्जर्व कर रहे हो। पर्सनल इंटरव्यू होता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, क्वेश्चनियर होता है, शेड्यूलिंग होती है, ये सारी चीजें होती हैं थ्रू विच यू कैन कलेक्ट द डेटा। और जो सेकेंडरी डेटा होता है ऑलरेडी कहीं ना कहीं वो पब्लिश हो जाता है और उसके बिहाफ पे आप उसको कलेक्ट करते हो। आफ्टर दैट यू हैव टू एनालिसिस द डेटा। एनालिसिस जो आप कर रहे हैं उसके लिए आप एनालिसिस करने के पहले आप पहले उसको सिस्टमाइज करेंगे। सिस्टमाइज का मतलब अगर आपके पास डेटा रॉ फॉर्म में है तो आप उसको क्लासिफाई करेंगे, वो क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया। और क्राइटेरिया क्या होगा, आप उसको ग्रुपिंग करेंगे, एक तरीके के वेरिएबल को एक जगह कलेक्ट करेंगे। कलेक्शन के बाद आप उसको टैबुलर फॉर्मेट देंगे। टैबुलर फॉर्मेट इज अ इजी वे टू अंडरस्टैंड कि आपने जो एनालिसिस करनी है उसका एक ग्रुपिंग आ जाएगा, क्लासीफाई वे आ जाएगा, जिससे आप कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर सकते हैं और आपका जो एनालिसिस वर्क होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होएगा। अगर आपको कहीं परसेंटेज, कोफिशिएंट, रिलेशनशिप निकालना है या कहीं और आपको टेस्टिंग करनी है, ये सब के लिए आपका टेबुलेशन फॉर्मेट सबसे कन्वीनियंट होता है। आफ्टर एनालिसिस ऑफ द डेटा आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, बिकॉज हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज वन ऑफ द पार्ट विच इज इंक्लूडेड इन अ एनालिसिस। अगर हाइपोथेसिस आपको करना है तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए यू कैन अप्लाई समवॉट अ पैरामेट्रिक एज वेल एज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट।
पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं? जो वेरियस स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं थ्रू विच यू कैन, जो आप जनरल हैं उसको स्पेसिफिक बनाते हैं। बहुत सारे टूल्स होते हैं लाइक काई स्क्वायर, टी टेस्ट, जिट टेस्ट, एनोवा टेस्ट, ये सारे आपके क्या होते हैं? टूल्स होते हैं थ्रू विच यू कैन टेस्ट द हाइपोथेसिस व्हाट यू फॉर्मुलेटेड फॉर दैट रिसर्च प्रॉब्लम। अगर आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर ली, उसके बाद आप उसको इंटरप्रिटेट करेंगे। इंटरप्रिटेशन जो है आपका पूरा एक तरीके से कंक्लूड करता है चीजों को, जनरलाइज करता है फॉर्म को, जनरलाइज करता है और चीजों को इजी बनाता है। एक आप उस इंटरप्रिटेशन से आप समझ सकते हो कि आप क्या फाइंड आउट करना चाह रहे थे। फाइन, एंड इन अ लास्ट आप उस पूरे पार्ट को रिपोर्ट डिजाइन के थ्रू उस पूरे रिसर्च प्रॉब्लम को एक रिसर्च लेआउट देंगे विद द हेल्प ऑफ अ रिपोर्ट डिजाइनिंग। आप उसको फॉर्मेटिंग करेंगे और उसका एक बेसिक पार्ट होता है कि आप पूरे रिसर्च रिपोर्ट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हो। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देते हो, इंट्रोडक्शन के बाद आप उसका समरी करते हैं, मेन रिपोर्ट बताते हैं और उसको कंक्लूड करते हैं। तो आपका लेआउट कैसा है, प्रीलिमिनरी पेज क्या होने चाहिए, मेन टेक्स्ट क्या होने चाहिए और बाद में आप उसको वाइंड अप कैसे करते हो, ये एक ब्रीफिंग है अबाउट योर रिसर्च रिपोर्ट कि आप रिसर्च रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। और फाइनली आपका यहाँ तक सारा रिसर्च प्रोसेस का ईच एंड एवरी एलिमेंट I have to cover with the help of these points। मुझे ये लगता है कि इन पॉइंट्स के थ्रू आप रिसर्च प्रोसेस को कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे वे से समझ चुके हैं कि रिसर्च प्रोसेस होता क्या है और हमें कौन कौन से एक्शंस या हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए रिसर्च प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। और कहीं उसका फीडबैक जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और सबसे लास्ट में आपका एक इम्पोर्टेंट ये है कि रिसर्च रिपोर्ट बनानी कैसे चाहिए एंड उसे प्रेजेंट कैसा करना चाहिए। तो आज जो हमारा मेन कंक्लूजन था, मेन हाइलाइट्स था, वो था कि रिसर्च प्रोसेस क्या होती है और रिसर्च प्रोसेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है और हमें रिसर्च प्रोसेस के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज को किस तरीके से अडॉप्ट करना चाहिए, कैसे उसको फॉलो करना चाहिए जो हम एंड रिजल्ट तक पहुंच सकें और उसके बाद उसे हम प्रेजेंट भी कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस वीडियो के थ्रू, इस कंटेंट के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि रिसर्च प्रोसेस क्या है। और रिसर्च प्रोसेस एक जो है टॉपिक ऐसा है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आप इसको थ्रू आउट अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में जो सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हो कि कंटेंट इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में, वो है रिसर्च। रिसर्च हमारे लाइफ का एक सबसे सिग्निफिकेंट रोल हो गया है कि हमें सबसे ज्यादा करना है, अपने को इवेल्युएट करना है। चाहे रियल लाइफ में अगर आपके सामने कोई सिचुएशन है, उसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको इन सारे तरीकों को अपनाना पड़ेगा जिससे आपको ये समझ में आए कि एग्जैक्टली रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है और हम उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।